बीए एवं एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम मनोविश्लेषण का हिंदी काव्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, हम तीसरे व्याख्यान में प्रवेश कर चुके हैं। हम पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन में मस्तिष्क के 3 स्तर होते हैं: अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। हम चेतन मन को ठीक से पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन अर्धचेतन और अवचेतन क्या होता है? फ्राइड ने स्वप्न का विश्लेषण करके और ये पाया कि अधिकांश बीमारियों की वजह मन के अंदर छुपी होती है, और मन का विश्लेषण करते करते वो स्वप्नों तक चले जाते हैं। और स्वप्न के माध्यम से ही फ्राइड ने एक क्रांतिकारी काम किया कि जो सपने आते हैं वो दमित इच्छाएं होती है, वो दमित इच्छाएं ही अंततः सपने के रूप में प्रतीकार्थ लिए हुए हमारे सामने होती है। हम न जाने क्या सोचते हैं, न जाने हमारे मन में क्या इच्छाएं दबी रह जाती है कि वो ऐसे सपनों के रूप में साकार होती है जिसका हमें कुछ भी पता नहीं रहता। कई सपने तो ऐसे आते हैं कि हम सुबह उठते ही भूल जाया करते हैं, कुछ पल भर के लिए याद रहते हैं, और कुछ ऐसे जिसको हम दूसरों को सुना पाते हैं। स्वप्न के बारे में फ्राइड की बहुत बड़ी देन ये रही कि ऐसा इस व्यक्ति के द्वारा संभव हुआ। इससे पहले हम सपनों को सपना ही समझते थे, रोग का निदान नहीं सोचा था, बल्कि हमने उसके कई अर्थ निकाले, हमने कल्पनाएं की। बहुत से लोगों ने यहाँ तक कहा कि मैंने कल जैसा सपना देखा था, दूसरे दिन वैसा ही घटित हुआ। ये संयोग हुआ करता है, लेकिन फ्राइड ने हिस्टीरिया के रोगियों का इलाज स्वप्न के माध्यम से खोज डाला और उन रोगियों का निदान भी किया। अंततः स्वप्न का विश्लेषण करते हुए फ्राइड ने यह पाया और साबित किया कि मनुष्य की दमित वासनाएं स्वप्न के रूप में बाहर प्रकट होती है। फ्राइड अंततः काम भावनाओं पर ज़्यादा जोर देते हैं, और वो दमन सबसे ज़्यादा अगर किसी भावना का होता है, क्योंकि समाज की जो संरचना होती है उसमें बालक बचपन से ही ये देख रहा होता है कि बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं होती और वो उसे दमन करना पड़ता है। ऐसे में वासनाएं यानी काम भावनाएं उसके मन में जो उभरती है, उसे समाज के परिवार के दबाव में वो दमन करता है, और वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। फलतः वो दमित वासनाएं स्वप्न के रूप में प्रकट होती है। और ये कह सकते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं बहुत सारी होती है, पूर्ति कुछ की होती है। जो प्रबल इच्छाएं होती है वो पूरी हो जाती है, और कुछ जिसका दमन करते हैं वो दमित वासनाएं स्वप्न के रूप में प्रकट होती रहती है। स्वप्न एक तरह से वासनाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, फ्राइड जब इस तरह से कहते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि मनोविश्लेषण का आधुनिक हिंदी कविता पर किस तरह से हम उसका अनुशीलन कर सकते हैं। हमने इस व्याख्यान की शुरुआत जब की थी तो साकेत की पंक्तियां हमने आपके सामने सुनाई थी,
मैथिली शरण गुप्त का साकेत में प्रकरण चलता है, जब राजा दशरथ राम को राज्याभिषेक करते हैं और वो जिस पर ये महाकाव्य बना है उसकी महत्वपूर्ण घटना है कि राज्याभिषेक होना था राम का और वनवास मिल जाता है। ये घटना क्यों घटी, उसके पीछे वो मन कैकई का अपने पुत्र मोह में, या वो संदेह कैसे पनपता है। मैथिली शरण गुप्त साकेत में मंत्रा के द्वारा, मंत्रा दासी के द्वारा जो संदेह पैदा करवाते हैं, वो पंक्तियां थी, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे, गई दासी पर उसकी बात, मन पर मानो कुछ आघात। यानी भरत जैसा सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति, उस पर इतना संदेह किया गया कि राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, वो भरत को दूर कर दिया गया। भरत को बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। ये दासी कुछ इस तरह की बात करती है और इस तरह की बात कैकई के मन में किस तरह से घर करती है। दासी जब बार बार इस बात को कहती है, और जब ये वाक्य में क्या लिखा है, भरत जैसा सुत, यानी भरत का मतलब इतना सीधा साधा व्यक्ति जिस पर भी संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पर संदेह किया गया। और असली चीज़ यह है कि उसको बुलाया जाना चाहिए भाई के नाते, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया गया कि कहीं कोई सवाल न उठ खड़ा हो। ये बात कैकई के मन में धीरे धीरे प्रवेश करती है और कैकई 2 वर की मांग कर बैठती है। कवि ये कहना चाहता है कि कैकई शुरू में राम से भी उतना ही प्रेम करती थी जितना अपने पुत्र भरत से किया करती थी, और उसके मन में भी विचार नहीं आया, ये विचार दासी के मन में आया। दासी जो जिसके प्रति उसका लगाव है, वो उस महिला को उसके हित में कह करके इस बात को, इस ऐसी असामाजिक बात जो उसके मन में नहीं आनी चाहिए, और इस बात को लेकर के कैकई बाद में पश्चाताप करती हुई दिखाई देती है। जिस समय भरत राम से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो पश्चाताप करती हुई राम से माफ़ी मांगती है, लेकिन राम उस बात को किस तरह से कहते हैं ये एक अलग बात हुई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रामचरितमानस हो, लेकिन इस साकेत की पंक्तियां हैं जिसमें कैकई के मन में ये बात आती है। तो मन के धरातल पर जो होता है, यानी मन की प्रवृत्ति विपरीत होती है। वो कैकई जो राम से प्रेम करती है, वो कैकई जो भरत से, या राम को भरत के चलते दूर कर देती है। इस तरह का हम विश्लेषण करते हुए हम देख सकते हैं, और जिस मुक्तिबोध की कविता का पाठ हम लगातार कर रहे हैं उसमें स्वप्न शैली का प्रयोग किया गया है। और मन के स्तर पर जब हम देखते हैं तो ऐसे अन्य काव्य हमारे सामने आते हैं। अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, राम की शक्ति पूजा, आत्मजयी, निराला की सरोज स्मृति। मुक्तिबोध के काव्य में विशेषकर मनोविश्लेषण के आधार पर अनुशीलन करें तो पाएंगे कि मुक्तिबोध की यहाँ चेतन, अवचेतन, कुंठा,